तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्लास 10th वालों के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाइए और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, ये पूछा जा रहा है। यानी हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो रॉलेट एक्ट का विरोध किया, लेकिन कारण यह है इसमें देना कि क्यों किया, ये इसका उत्तर देना है। तो आइए इसका हम उत्तर देखते हैं। उत्तर कहता है कि भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1919 में यह एक्ट पारित किया गया। ठीक है, तो भैया देखिए यहाँ कहता है कि भारत की क्रांतिकारी विधियों पर अंकुश लगाना, अंकुश यानी रोक लगाने के लिए। ठीक है, यानी क्रांतिकारी विधियों पर क्या किया गया, रोक लगाने के लिए 1919 ईस्वी में, याद रखिए कि 1919 ईस्वी में एक्ट पारित किया गया। क्या किया गया, एक्ट पारित किया गया 1919 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद दिया गया कि इसके अनुसार संदेह के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार कर। अब देखिए किसी के ऊपर शक होगा तो उसको गिरफ्तार कर लेना, लेकिन ये तो ठीक बात नहीं है कि अगर किसी पे शक, हाँ कि तुम पे शक हो गया तो हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, ये तो गलत बात है ना। पुलिस तो अपने मन से ही कहेगा कि नहीं यार, अगर निजी अगर दुश्मनी भी रहेगा तो क्या कर देगा, फिर थोड़ा संदेह करके अपना डाल देगा, है ना। तो ये ठीक नहीं होता है। और उसके बाद क्या है, बिना मुकदमा चलाए दंडित। अब बताइए, कोई भी मुकदमा चलाया नहीं जाएगा और दंडित करेगा, किया जा सकता था। भारतीयों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। मतलब ये जो भी विचार दिया गया कि ये विचार है, एक ये विचार है, इन सभी पर क्या हुआ कि भारतीयों में क्या कि तीखी प्रतिक्रिया हुई। और इसके बाद क्या है, इसे काला एक्ट कहा गया, काला एक्ट कहा गया, काला एक्ट कहा गया। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते लिखा गया है, इसका घोर विरोध किया गया। इसका घोर विरोध यानी जो भी लोग होते हैं इस मामले को बहुत मतलब घोर अपराध के तौर पे विरोध खूब किया। लोग यहाँ इस पर चर्चा की कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इस सभी पर क्या किया, घोर विरोध किया गया कि हाँ ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आप बताओ, पुलिस का कोई निजी दुश्मनी रहेगा, कहेगा यार इसको फंसाना है, चलो हम इसको शक के दायरे में रख करके इसको अंदर डाल देते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो ये गलत बात है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इसके, यहाँ पे दिया गया है कि एक मिनट शायद, हाँ, तो यहाँ पे जो दिया गया भैया, इसी के विरोध के फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, इसी के फलस्वरूप विरोध जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं यहाँ पे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण, एकीकरण यानी एकीकरण का मतलब समझिए। एकीकरण का मतलब जो होता है भैया वो याद रखना, जैसे कि एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ना, या फिर मतलब दो गांव हैं आपस में बिखरे हुए हैं, है ना, मतलब कि अब एक नहीं है तो उन दोनों गांव को एक साथ जोड़ देना, वो होता है एकीकरण। ठीक है, तो आपने समझ लिया। तो हम इसका क्या करेंगे, उत्तर देखेंगे। उत्तर कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। याद रखना कि जर्मनी की एकीकरण हुई थी तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कौन, तो बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, वह प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। उसका मानना था कि यह कार्य रक्त और लौह, ठीक है, की नीति से ही संभव है। विलियम प्रथम के चांसलर, ये प्रथम नहीं होगा, प्रशा होगा। ठीक है, विलियम प्रशा के चांसलर। चांसलर का मतलब समझो जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से यहाँ चांसलर कहा जाता है। ठीक है, तो चांसलर के रूप में उसे सबसे पहले आर्थिक सुधार किए तथा प्रशा को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसे 3 युद्ध किए। मतलब अब बताइए कि जर्मनी के एकीकरण के लिए, यानी जर्मनी को जितने भी चीज बिखरे हुए थे उसके अंदर, है ना, जैसे गांव हो गया, राज्य हो गया, ये सब जो बिखरे हुए उन सबको एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 युद्ध किया। कौन कौन किया यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला युद्ध है, पहला युद्ध डेनमार्क से युद्ध।
किसे युद्ध किया? डेनमार्क से युद्ध। यहाँ पे पढ़ लेते हैं कुछ। कहता है कि सेल्सविग और हॉलस्टीन के प्रश्न पर 1864 में प्रसा डेनमार्क युद्ध हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया की सहायता से डेनमार्क पराजित कर बिस्मार्क ने सेल्सविग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। ठीक है, हॉलस्टीन किसको मिला? ऑस्ट्रिया को मिला। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं, इसमें दूसरा कौन सा युद्ध? भैया देखो, सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध किया 1866 में हॉलस्टीन के प्रश्न पर ऑस्ट्रिया, ठीक है, प्रसा युद्ध हुआ। इसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुई और हॉलस्टीन प्रसा को मिल गया। ठीक है, जर्मन महासंघ भयंकर 22 उत्तरीय जर्मन राज्यों का उत्तरी जर्मन महासंघ बनाया गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हो, हम तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा यहाँ पे कहता है कि सीडान का युद्ध 1870 के इस युद्ध में फ्रांस को पराजित कर बिस्मार्क ने दक्षिणी राज्यों को क्या किया गया? तो उत्तरी जर्मन महासंघ में मिला लिया। ठीक है, इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये आपने देखा 3 युद्ध। ठीक है, और तीनों ने आपने समझ लिया, तीनों में ओके। आइए हम क्या करते हैं भैया, अगला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न लेते हैं भैया, अगला प्रश्न हमारे पास जो है वो है, देख सकते हैं यहाँ पे सामने, कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। दिया गया है कि एक स्थान पर सत्ता के केंद्रीकृत होने पर विकास का कार्य नहीं हो सकता और लोगों के जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी सत्ता को कई स्तर पे बांट देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। इस बात से आप समझिए। सत्ता, जैसे कि आप मान लो मुखिया है, ठीक है, तो आप सत्ता में हैं। ठीक है, मुखिया नहीं है तो आप सत्ता में अभी नहीं है। ऐसे होता है, जैसे कि मान आप प्रधानमंत्री है तो अभी आप सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे। ठीक है, आइए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो चौथा आप देख सकते हो भैया, चौथा प्रश्न क्या कहते हैं? चौथा प्रश्न कहता है कि महिला शक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, महिला शक्तिकरण से, सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? इसमें और दिया गया है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन से क्या भारत की महिलाएं सशक्त हुई है? ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका उत्तर दिया गया है कि विश्व के अधिकांश देशों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। यानी महिलाओं की स्थिति जो है बहुत सारे देश में अच्छी नहीं है, उनको अच्छे नज़र से देखा नहीं जाता है। ठीक है, पुरुष की स्थिति तो काफ़ी अच्छी होती है लेकिन महिलाओं की नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे देशों में तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त भी नहीं है। हमारे भारत में तो अधिकार भी है लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी वो अपना मत किसी को नहीं दे सकती है। ठीक है, तो इसका परिणाम यह होता है कि आधी आबादी के बिना लोकतंत्र अधूरी ही रह जाती है। क्या है? लोकतंत्र क्या होता है? अधूरी ही रह जाती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं भारत में कहता है क्या यहाँ पे कि भारत में, एक मिनट, भारत में महिलाओं की दिशा सुधारने के केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी भारतीय संसद तथा राज्य विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे जो दिया गया है कि भारत सरकार ने महिलाओं के आरक्षण के लिए कितना प्रतिशत? 33% विधेयक राज्यसभा में 2009 में लाया है। ठीक है, और यह जो है 108वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 2010 मार्च को राज्यसभा ने 186 के बहुमत से पारित कर दिया है। केवल एक सदस्य ने ही इसका विरोध किया। ठीक है, अब ये जो भी मैंने बताया इसको अच्छे से ढंग से याद कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे हम देख लेते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो भैया है यहाँ पे कहता है समाज सेवी विकास किसे कहते हैं? अब बताइए समाज सेवी
विकास आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर जो है हमारे पास देख सकते हैं कि विकास की वह प्रक्रिया समाज सेवी कहलाती है जो विकास के लाभ को समाज के अंतिम पायदान पर स्थित लोगों तक पहुंचाते हैं। मतलब कहता है कि विकास की वह प्रक्रिया, विकास मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आपका गांव है और आपके गांव में पहले से ना तो बिजली है, ना तो नल की व्यवस्था है, ना नाला गांव मतलब गली गली में दिया गया है, और ये सब सारा का सारा जब उपलब्ध हो जाता है तो समझ जाओ कि उस गांव का ये एक विकास हो गया। ठीक है, कि हाँ पहले बिजली नहीं था तो अब बिजली आ गया, पहले नाला नहीं था अब नाला आ गया, है ना, नल जल योजना सब आ गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार का विकास हुआ। फिर कहता है कि उनकी जीवन स्तर ऊंचा उठाने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करती है। समाज सेवी विकास को 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या कहता है, मुख्य लक्ष्य बनाया गया। ठीक है, क्योंकि कई दशक के सार्थक प्रयास के बावजूद भी भारत के कई कमजोर वर्ग एवं भौगोलिक क्षेत्र के लाभ को वंचित कर गए थे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने समझ लिया। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं और उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपदा कितने प्रकार की होती है। अब बताइए आपदा कितने प्रकार की होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं। तो उत्तर में दिया गया है कि उत्पत्ति के कारकों के आधार पर आपदा को सामान्यतः 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला प्राकृतिक आपदा तथा दूसरा जो है मानव जनित आपदा। तो आपने समझ लिया कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। अब देखो प्राकृतिक आपदा में क्या आता है, मानव जनित आपदा में क्या आता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि प्राकृतिक आपदा पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले तथा वायुमंडल से उत्पन्न होने वाले प्रक्रमों द्वारा उत्पन्न होते हैं और मानव समाज के आर्थिक एवं शारीरिक दोनों दृष्टियों से भारी क्षति पहुंचाते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे में भूकंप हो गया, है कि नहीं, उसके बाद सुनामी हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा है ना। आइए अब हम क्या करते आगे जानते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिख दी भी गया यथा, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा है जो मतलब मेरे बस में नहीं है। इंसान के बस में है क्या भूकंप, बाढ़ आना, तूफान, ये सब नहीं है, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा हो गया। अब देखिए मानवीय के बारे में बात करते हैं। तो मानवीय क्रियाओं के द्वारा जाने अनजाने किए गए कार्यों के फलस्वरूप जो आपदाएं उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा कहते हैं। ठीक है, मानवीय आपदा कहते हैं, मतलब ये समझ गए। जैसे कि अब बहुत सारे हैं, जैसे कोरोना पे डिस्कस हुआ गया था कि ये प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव जनित आपदा है। तो कुछ लोग कहा गया कि एक्सपेरिमेंट करते दौरान वो कुछ केमिकल लीक हुई जिसके कारण ये वायरस फैला। तो भैया अगर ऐसा हुआ होगा तो वो मानव जनित आपदा होगा, क्योंकि मानव उसको जान रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही प्राकृतिक से उत्पन्न हो गया तो वो इंसान के बस में नहीं होगा, प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। उत्तर दिया गया कि राजनीतिक दल लोगों से ऐसे संगठित समूह हैं जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है और राजनीतिक क्रियाकलापों में दल के सदस्य मतदान करते या कराते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ते हैं या फिर लड़ाते हैं, नीतियों एवं कार्यक्रम का निर्धारण करते या कराते हैं। यदि विचारों में से भिन्नता आ जाती है तो व्यक्ति के दल छोड़ना पड़ता है। तो राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, ये आपने समझ गया है ना। एक दूसरे को फूट डालो, राज करो, ये सब वो तो दूसरा नीति अपनाया था, है ना, अंग्रेजों ने। तो ये क्वेश्चन आपने टोटल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके।